हेलो फ्रेंड्स, वेलकम जी। वेलकम टू दिस फोर्थ सेशन फॉर द टॉपिक ऑफ अमेंडमेंट्स जो कि मई 2024 एंड जून 2024 एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। बेटा, पहले 3 क्लासेस मैं आपको करवा चुका हूँ। लास्ट क्लास के अंदर सैलरी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने आपके साथ कवर कर दिए थे। आज इस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो कवर करना है वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन और साथ में कैपिटल गेन्स। 2 टॉपिक्स हैं, दोनों में अमेंडमेंट्स हैं। और आप ये देखिए कि कोई चैप्टर शायद ही ऐसा है जहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस में भी आपको, हालांकि कानून ने तो कोई अमेंडमेंट नहीं दिया, इनकम टैक्स एक्ट में तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वाला ईयर लीप ईयर है तो 28 की जगह 29 डेज लेने होंगे और 365 की जगह 366 डेज लेने होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो छोटे से छोटे टॉपिक के अंदर भी चेंज है। और हाउस प्रॉपर्टी कैसा है जिसमें कोई चेंज नहीं है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस, क्लबिंग ऑफ इनकम में कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे हर चैप्टर में चेंज किया है। सैलरी में मेजर चेंजेस हैं, लास्ट टाइम बता दिए। बिजनेस एंड प्रोफेशन में मेजर चेंजेस हैं, अभी करवा रहा हूँ। कैपिटल गेन्स में मेजर चेंजेस हैं, अभी करवा रहा हूँ। अदर सोर्सेज में चेंजेस हुए जो मैं आपको फर्स्ट क्लास में करवा चुका हूँ। एग्जेम्प्टेड इनकम में चेंजेस हुए, फर्स्ट क्लास में करवा चुका हूँ। टीडीएस में चेंजेस हैं, टीसीएस में चेंजेस हैं, बहुत 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 सारे चेंजेस हैं। लगभग हर चैप्टर में चेंज है, लगभग हर चैप्टर में। तो इसका डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा। अभी मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन, और बिजनेस एंड प्रोफेशन के साथ में डिस्कस करूंगा आपके साथ में कैपिटल गेन्स। तो आइए जरा इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या चेंज हुआ? बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो चेंज हुआ वो पिछली बार जो चेंज हुआ था उसी से रिलेटेड है। आपको याद है पिछले साल एक चेंज था कि जहाँ पे वो ये कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई परक्विजिट्स मिल रहे हैं और वो परक्विजिट्स उसके बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने क्लासेस के अंदर भी आपको एग्जाम्पल दिया कि जहाँ पे डॉक्टर्स को कोरोना के टाइम पर, कोरोना के बाद डॉक्टर्स को डोलो नाम की मेडिसिन को रिकमेंड करने के लिए, प्रिस्क्राइब करने के लिए बहुत 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 सारे पैसे दिए गए। लगभग 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स जो है पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स को दिए गए बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिससे रिलेटेड फिर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई। और उसकी वजह से फिर टीडीएस का सेक्शन मैंने 194R और सेक्शन 28 में भी बदलाव हुए। अब जो सेक्शन 28 में बदलाव हुए उसमें ये लिखा गया था कि साहब अगर किसी प्रकार के कोई परक्विजिट्स मिल रहे हैं तो वो जो परक्विजिट्स हैं उनको हम लोग टैक्सेबल करेंगे। कोई गिफ्ट्स मिल रहे हैं उनको हम लोग टैक्सेबल करेंगे एज अ बिजनेस इनकम, अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के दौरान मिल रहे हैं। अगर कोई नौकरी कर रहा है और उसको गिफ्ट्स मिल रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से, फिर तो वो सैलरी पे चला जाता है। नाउ ये जो लैंग्वेज लिखी गई थी सेक्शन 28 के अंदर वो प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी, जिसकी वजह से अब जो पिछली बार अमेंडमेंट आया उसके अंदर फिर इस बार अमेंडमेंट कर दिया, लैंग्वेज को करेक्ट कर दिया। अब आइए ज़रा देखें सेक्शन 28 में लैंग्वेज को क्या करेक्ट करा। इसकी वजह से हमारी कोई कैलकुलेशंस के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली जो अमेंडमेंट है एक तरह से क्लैरिफिकेटरी नेचर का है कि भाई हम अपनी बात को और अच्छे तरीके से लिख रहे हैं कि जो भी परक्विजिट्स हैं वो सारे के सारे परक्विजिट्स बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल कर देंगे अगर परक्विजिट्स मिल रहे हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन के दौरान। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे सेक्शन 28। सेक्शन 28 जो चार्जिंग सेक्शन का है, जो पिछले साल का लैंग्वेज था वो पढ़ते हैं पहले, फिर इस साल का जो लैंग्वेज है वो पढ़ेंगे। पिछले साल के लैंग्वेज में इन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार के कोई बेनिफिट या परक्विजिट्स अगर मिलते हैं जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के दौरान आपको मिल रहे हैं, आप कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्टिविटी के दौरान अगर आपको किसी प्रकार से कोई बेनिफिट्स और कोई परक्विजिट्स मिलते हैं तो उन बेनिफिट्स और परक्विजिट्स की वैल्यू को एज अ बिजनेस इनकम टैक्सेबल कर दिया जाएगा। बिजनेस इनकम के तौर पर उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इतनी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। अब अगर ब्लैंक रीडिंग अगर आप इसकी करें तो ये ठीक ही लगता है, इसमें कोई गलती लगती नहीं है। लेकिन इन्होंने इस बार चेंज कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। देखिए क्या अमेंडमेंट है। इन्होंने कहा कि बेनिफिट्स या परक्विजिट्स अगर आपको मिल रहे हैं किसी बिजनेस या प्रोफेशन एक्टिविटी के दौरान तो उनकी वैल्यू हम लोग आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए टैक्सेबल करेंगे। चाहे वो आपके जो परक्विजिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं,
वो कन्वर्टेबल इनटू मनी है या नहीं है, और चाहे वो आपके जो बेनिफिट्स है वो मॉनेटरी है या काइंड में है या पार्टली कैश में है, पार्टली काइंड में है। तो कन्वर्टेबल इनटू मनी है या नहीं है, काइंड में है, कैश में है, पार्टली कैश है, पार्टली काइंड है, सभी प्रकार के परक्विजिट्स को टैक्सेबल कर दिया जाएगा एज द बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन नंबर 28, अगर आपको कोई बेनिफिट, कोई परक्विजिट्स अगर आपको मिल रहे हैं बिजनेस एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी को करने की वजह से। तो ये एक अमेंडमेंट इन्होंने कर दिया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस अमेंडमेंट को छोड़ भी देंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको इसके अंदर कोई नुकसान होगा, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं एज नॉट इम्पॉर्टेंट। नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, और ये जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट से रिलेटेड इन्होंने, जो हमारे सी इंस्टीट्यूट है, इन्होंने आरटीपी के अंदर एक क्वेश्चन भी दिया है। मैंने उस क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे आपके साथ किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जो आंसर इन्होंने दिया है वो, उससे मैं थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हूँ, डिससेटिस्फाइड हूँ। आंसर उनका मेरे को लगता है कि और उसके ऊपर काम करके उसे बेटर करने की ज़रूरत है, आंसर ठीक नहीं है। और सर इसको अब एक बार पढ़ते हैं, सेक्शन 43B क्या कहता है। आपको याद है सेक्शन 43B में मैंने आपको सारी कहानियाँ बहुत डिटेल में ऑलरेडी समझाई हुई हैं। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड है, थोड़ा सा आप उसको रिलेट कर पाएंगे। आपको याद है मैंने ऐसे आपको कुछ समझाया था कि मान लीजिए एक कंपनी एक्स लिमिटेड नाम से है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड के नाम से, दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड के नाम से। ये जो एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती है, और जो वाई लिमिटेड है ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती है। अब ये जो कैश के बेसिस पे कंपनी एक्स लिमिटेड है अपनी अकाउंटिंग कर रही है, ये कोई भी एक्सपेंसेस अगर इसका पेबल होगा तो पेबल के हिसाब से ये पैसा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैश बेसिस है, जो पे कर दिया वो डेबिट होगा, बाकी डेबिट नहीं होगा। लेकिन अगर एक कंपनी एक्रूअल बेसिस पे काम कर रही है तो ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो वो पेबल के बेसिस के हिसाब से यहाँ पे डेबिट कर देगी। तो यहाँ पे क्योंकि एक्रूअल है, मर्केंटाइल सिस्टम है, तो पेबल के हिसाब से यहाँ पे डेबिट करना अलाउड है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इसका यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसका आगे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो इनकम टैक्स लायबिलिटी होगी वो इनकम टैक्स लायबिलिटी भी यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब आओ यहाँ पे कैश बेसिस वाले में, अगर यहाँ पे कैश बेसिस फॉलो हो रहा है और एक्सपेंसेस पेबल है तो डेबिट करना अलाउड नहीं है। अगर ये डेबिट करना अलाउड नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट कम नहीं हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। प्रॉफिट ज़्यादा है इसका मतलब ये हो गया कि जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो भी यहाँ पे ज़्यादा आएगी, इनकम टैक्स लायबिलिटी भी किसी हिसाब से कम नहीं आएगी। ये बात भी हमें समझ आती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करने पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डबल बेनिफिट मिल जाता है। क्या बेनिफिट है? पहला कि साहब खर्चा किया लेकिन पे नहीं किया, खर्चा हुआ पे नहीं करा, अभी तो पेबल है, अभी पे कहाँ करा मैंने, तो इसका मतलब मैंने अभी पैसा दिया नहीं लेकिन उस पैसे को पीएल अकाउंट में मैंने डेबिट करके अपना प्रॉफिट को कम किया, अपनी लायबिलिटी को कम कर लिया। तो दो बेनिफिट मिल गए। पहला, मैंने खर्चे की पेमेंट करी नहीं, पैसा अपने पास ही रखा हुआ है, मेरी लिक्विडिटी बढ़ गई। फिर टैक्स लायबिलिटी भी मेरी कम हुई जिसकी वजह से और मेरे पास एक्सेस मनी आया और मेरी लिक्विडिटी और बढ़ गई। तो सरकार ने कहा भाई अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्रूअल बेसिस फॉलो करती है तो उससे तो डबल एडवांटेज है। अब इस डबल एडवांटेज को कैसे रोका जाए? डबल एडवांटेज को रोकने के लिए इन्होंने कहा कि साहब ऐसे कुछ गिने चुने खर्चे होंगे, गिने चुने खर्चे, सिर्फ 6-7 तरह के खर्चे हैं, ये गिने चुने खर्चे होंगे जिनको हम लोग पेबल बेसिस के हिसाब से यहाँ पे डेबिट करना अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपका पेबल है तो पेबल के हिसाब से इसको डेबिट करना हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। आप पे कर दो डेबिट हो जाएगा, पे नहीं करोगे डेबिट नहीं होगा। चलो ये बातें समझ आती है। अब बात आती है कि पे कब करना है। तो पे करने का जो तरीका है वो ये है कि बेटर तो ये है कि आप विद इन द फाइनेंशियल ईयर पे कर दो। मान लीजिए अगर आप विद इन द फाइनेंशियल ईयर पे नहीं कर पा रहे हैं
तो जिस ईयर का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है 2023-2024 का, तो 2023-2024 की जो ITR की ड्यू डेट है उस तारीख तक आप ये पैसा पे कर दीजिए। ITR की ड्यू डेट क्या है? ITR की ड्यू डेट डिपेंड करेगा, कंपनी है तो अक्टूबर आ जाएगा, अदरवाइज जो है वो ऑडिट के केसेस है या नहीं है वो देखना होगा। ऑडिट का केस है तो अक्टूबर है, ऑडिट का केस नहीं है तो 31 जुलाई है। ठीक हो गया, हमें यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको वो पूरा सेक्शन करवा दिया। आप ITR की ड्यू डेट तक पैसा पे कर दीजिए, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ITR की ड्यू डेट तक पे नहीं कर पाए, ITR की ड्यू डेट के बाद पे करेंगे, तो जिस ईयर में आप पे करेंगे उस ईयर में PL अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। अब अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है कि हमारी भारत सरकार ने जो छोटे बिजनेसमैन हैं, लघु उद्योग जिसको हम लोग बोलते हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं जिसको हम लोग MSME बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, इन MSME वालों के लिए, इनको बेनिफिट देने के लिए, इनकी पेमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 43B में चेंज कर दिया। चेंज क्या है? चेंज ये है, इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कंपनी वाई लिमिटेड है और वाई लिमिटेड ने किसी MSME वालों को पेमेंट करनी है, तो यहां पे पहले तो आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं, MSME का फुल फॉर्म क्या है? MSME का फुल फॉर्म क्या है? MSME का फुल फॉर्म है ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो बहुत छोटा, स्मॉल ठीक ठाक, मीडियम एक मीडियम लेवल पे जो है। अब इन तीनों को भी डिफाइन किया गया है। जब हम लोग MSME एक्ट पढ़ते हैं तो MSME एक्ट के सेक्शन 15 के अंदर इनको डिफाइन किया गया है कि माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोलेंगे, बहुत ही छोटा दुकानदार किसको बोलेंगे, छोटा दुकानदार किसको बोलेंगे, और मीडियम दुकानदार किसको बोलेंगे। ये तीनों को डिफाइन किया गया है अंडर MSME एक्ट, वो भी करवाऊंगा मैं आपको। जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट अप्लाई होगा माइक्रो और स्मॉल के लिए, अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होगा मीडियम के लिए। मीडियम वालों के लिए अमेंडमेंट नहीं है। जो भी अमेंडमेंट है वो माइक्रो और स्मॉल के लिए है। जो भी अमेंडमेंट है वो माइक्रो और स्मॉल के लिए है, मीडियम वालों के लिए अमेंडमेंट नहीं है। नाउ ये अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये कहता है कि साहब नॉर्मल केसेस में पेमेंट करने का टाइम पीरियड है ITR की ड्यू डेट, लेकिन अगर पेमेंट आपने करनी है MSME वालों को, जिसमें से आप मीडियम वालों को हटा दें, तो माइक्रो और स्मॉल वालों को अगर आपने पेमेंट करनी है तो ड्यू डेट आपकी जो पेमेंट है वो पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए? ITR की ड्यू डेट वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर क्या अप्लाई करेंगे? इन्होंने कहा MSME एक्ट के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि डेट क्या है। उस डेट तक अगर आपने पेमेंट कर दिया तो PL अकाउंट में डेबिट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको PL अकाउंट में डेबिट नहीं मिलेगा। तो नाउ इशू अराइजेस कि साहब ये MSME एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो आओ इसको ज़रा पढ़ना स्टार्ट करते हैं डिटेल में। तो मैंने आपको पिछले साल का जो प्रोविज़न है वो सारा दे दिया, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल का प्रोविज़न पढ़ते हैं। सेक्शन 43B कहता है फ्यू एक्सपेंसेस आर अलाउड एज डिडक्शन। अब वो फ्यू एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट बनी हुई है 6-7 खर्चों की। वो लिस्ट आप लोगों के पास है, आपको मैंने सब कुछ करवाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यू एक्सपेंसेस आर अलाउड इन द ईयर इन विच सच एक्सपेंसेस आर इंकर्ड। जिस साल खर्चा हुआ उस साल PL अकाउंट में डेबिट करना अलाउ कर देंगे। शर्त है प्रोवाइडेड ओनली इफ दे हैव बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR ऑफ दैट ईयर। शर्त यह है कि वो खर्चा जिस साल आपने किया उस साल PL अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा, अगर आपने ITR की ड्यू डेट या उससे पहले पहले ये पैसा पे कर दिया। अब इसका एक्सेप्शन केस क्या है? एक्सेप्ट द मनी विच इज पेबल टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो MSME के अंदर मीडियम वालों के लिए एक्सेप्शन केस नहीं है, एक्सेप्शन केस सिर्फ स्मॉल और माइक्रो वालों के लिए है।
साथ में इन्होंने कहा कि अगर आप ITR की ड्यू डेट तक ये पैसा पे नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, जिस ईयर में आप पे कर दोगे उस ईयर में डेबिट करना अलाउ कर देगा। ये पुरानी बात है। अब बात आती है कि साहब ये MSME होता क्या है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को इन्होंने डिफाइन किया है बाय द कॉम्पोजिट क्राइटेरिया। कॉम्पोजिट का मतलब होता है कंबाइंड। ये वाली बात मैंने आपको एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर में भी बताई थी कि कॉम्पोजिट वर्ड का मतलब होता है कंबाइंड। सो इट इज डिफाइंड बाय कॉम्पोजिट क्राइटेरिया, दैट इज कंबाइंड क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, विच इज एज फॉलोज। माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम। मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट है 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम की, और साथ में उसका जो सेल्स है, जो उसका टर्नओवर है वो 5 करोड़ के बराबर या 5 करोड़ से कम हो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कोई एक नहीं, दोनों के बीच में वर्ड एंड लिखा हुआ है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। तो मशीनरी और इक्विपमेंट की वैल्यू 1 करोड़ से कम और जो सेल्स है, टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे एज अ माइक्रो इंटरप्राइज, माइक्रो बिजनेसमैन। माइक्रो इज वेरी स्मॉल। फिर स्मॉल किसको बोलेंगे? स्मॉल बोलेंगे जब उसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम हो जाए, ऑब्वियसली 1 करोड़ से ज़्यादा हो, और उसका जो सेल्स है, जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम हो जाए, ऑब्वियसली बात है 5 करोड़ से ज़्यादा हो, तो अब उसको बोलेंगे कि स्मॉल इंटरप्राइज है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। तो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेंगे? मीडियम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम हो, और उसका जो सेल्स है, जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ या 250 करोड़ से कम हो। तो यहाँ पर हर जगह एंड वर्ड लिखा हुआ है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। और ऊपर भी हम लोगों ने यही बात बोली है, कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट का मतलब होता है कंबाइंड। कॉम्पोजिट का मतलब ही होता है कंबाइंड। तो कंबाइंड क्राइटेरिया ना, तो क्वेश्चन एनालिसिस क्या है ये मेरे को याद करना है? आंसर इज नो, आपने इसको याद नहीं करना, नॉट इंपॉर्टेंट, आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो फिर क्यों करवाया? इसलिए करवाया कि MSME का मतलब समझ आ जाए। नाउ MSME में ये क्राइटेरिया तो है ही है, इसके साथ में एक और शर्त है। शर्त ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंटरप्राइजेस है, उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन उसको करवाना होगा विच इज़ अवेलेबल टू MSMEs। तो MSME का अपना एक सरकारी रजिस्ट्रेशन भी है, और उसके बाद उसका क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया दे दिया कि कैसे आप डिफाइन करेंगे कि कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है और कौन मीडियम एंटरप्राइज है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि इसके लिए एक पूरा कानून बना हुआ है। कानून का नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, और इस एक्ट के सेक्शन नंबर 15 के अंदर टाइम पीरियड मेंशन्ड है कि इन MSME को अगर किसी ने पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए। मान लीजिए मैंने आपको पेमेंट करनी है, आप MSME के अंदर कवर होते हैं, और मैंने आपको पेमेंट करनी है, तो वो मैं आपको जो पेमेंट करेगा वो पेमेंट कब तक कर देनी है मेरे को, वो सेक्शन 15 में लिखा हुआ है। और जो सी तारीख इस सेक्शन 15 में लिखी है उस तारीख तक अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर पाऊंगा खर्चा, अदरवाइज मैं वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर पाऊंगा। ये इस बार का अमेंडमेंट है। अब सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर MSME के साथ में रिटन एग्रीमेंट है, दैट मीन्स आप MSME हैं और मैंने आपसे कोई गुड्स लिए, मैंने कोई सर्विसेज ली, और मेरे और आपके बीच में रिटन एग्रीमेंट है। तो अगर रिटन एग्रीमेंट है तो उस रिटन एग्रीमेंट में जो डेट मैंने एग्री करी है कि इस तारीख तक मैं पेमेंट कर दूंगा, उस तारीख तक पेमेंट कर दिया तो फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकता हूं। लेकिन वो तारीख मैक्सिमम 45 डेज की हो सकती है, 45 दिन से ज़्यादा की तारीख नहीं हो सकती। 45 दिन कहाँ से चेक करोगे? जिस दिन मैंने आपसे गुड्स एंड सर्विसेज ले लिए,
जिसे मैंने आपसे गुड्स एंड सर्विसेज ले लिए, इनवॉइस आ गया, वहां से 45 दिन मैक्सिमम टाइम पीरियड है, और रिटर्न एग्रीमेंट अगर 45 दिन से ज़्यादा का है तो 45 दिन माना जाएगा, अगर रिटर्न एग्रीमेंट 45 दिन से कम का है तो 45 दिन से कम माना जाएगा। मान लीजिए हम दोनों के बीच में एग्री हुआ और मैंने आपको कहा कि मैं 40 दिन में आपको पेमेंट कर दूंगा, तो फिर 40 दिन ही माना जाएगा। मान लीजिए मैंने आपने रिटर्न एग्रीमेंट किया और मैंने कहा कि मैं 60 दिन में पेमेंट करूंगा, 60 डेज में, तो फिर 45 डेज माने जाएंगे। दैट मीन्स अगर मैंने पेमेंट 45 डेज के अंदर अंदर कर दिया तो पीएल अकाउंट में डेबिट होगा, अगर मैंने 45 डेज में पेमेंट नहीं किया तो पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही ना करता हो तो क्या करें? अगर रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही ना करता हो तो फिर ऐसे केस में मैं आपको पेमेंट करूंगा 15 दिन के अंदर अंदर। अगर मैंने आपको पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर कर दिया तो पीएल अकाउंट में मैं डेबिट कर पाऊंगा, अगर मैंने 15 दिन में पेमेंट नहीं किया तो मैं पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर पाऊंगा। ठीक हो क्या? और ये 15 दिन आपने कहाँ से चेक करने हैं, 45 दिन आपने कहाँ से चेक करने हैं? जिस दिन आपने वो गुड्स या सर्विसेज आपको मिल गए हैं वहाँ से आप चेक करेंगे। इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 10 मैंने आपको दिया हुआ है अपने नोट्स के अंदर, ये मैंने अपनी किताब के अंदर भी दिया हुआ था। मान लेते हैं कि एक एमएसएमई ने कोई गुड्स बेचे हैं, सर्विसेज दी हैं, और वो जो गुड्स उसे दिए हैं वो बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है 1 अप्रैल 2023 को। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर हमें कैलकुलेट करनी हो सेक्शन 15 के हिसाब से तो हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ से देखिएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स जो है वो दिया हुआ है 1 अप्रैल। हर सिचुएशन में 1 अप्रैल को गुड्स और सर्विसेज एमएसएमई ने दूसरे व्यक्ति को दे दिए हैं। आप एमएसएमई हैं, आपने गुड्स मेरे को दे दिए हैं, आप एमएसएमई हैं, आपने मेरे को सर्विसेज दे दी हैं। कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल को। क्रेडिट पीरियड है, उधार का पीरियड है। मैंने आपसे कहा भाई मैं आपको पेमेंट बाद में करूंगा, उधारी है। अगर उधारी है तो कितनी उधारी है? मान लेते हैं 30 डेज की उधारी है तो क्या हो, मान लेते हैं 60 दिन की उधारी हो तो क्या हो, मान लेते हैं कि कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, कोई रिटर्न एग्रीमेंट है ही नहीं कि मैं कब आपकी उधारी पे करूंगा, वर्बली हम लोगों ने कुछ कह दिया, रिटर्न एग्रीमेंट कुछ नहीं है तो क्या होगा? तो ध्यान देना, इसका मतलब यह है कि पहली 2 सिचुएशन में मैं ये कह रहा हूं कि रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। अब आप आ जाओ कि पेमेंट कब करनी है। ध्यान से देखिएगा, अगर क्रेडिट पीरियड 30 दिन का है और रिटर्न एग्रीमेंट है तो इसका मतलब 30 अप्रैल तक मेरे को पेमेंट करनी है। यहां से मैं 1 अप्रैल से 30 दिन काउंट कर रहा हूं, 1 अप्रैल को इंक्लूड करके, क्योंकि 1 अप्रैल को सामान खरीदा तो उस दिन पेमेंट कर देनी चाहिए थी, उसको इंक्लूड करके 30 दिन चेक करना आपने। अगर तो मैंने 30 अप्रैल तक पेमेंट कर दिया आपको तो मैं अपना खर्चा पीएल अकाउंट में डेबिट कर पाऊंगा। अगर मैंने 30 अप्रैल तक आपको पेमेंट नहीं करा तो मैं वो खर्चा अपने पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर पाऊंगा। ये एक बात। दूसरी बात पे आ जाओ, मान लीजिए 60 दिन हम लोगों ने एग्री करा, तो आप बताइए क्या 60 दिन होगा या मैक्सिमम 45 दिन होगा? आंसर है मैक्सिमम 45 दिन। तो 1 अप्रैल से मैक्सिमम 45 दिन आप अगर मैं काउंट करूंगा तो मैं पहुंचूंगा 15 मई तक। अगर मैंने 15 मई तक पेमेंट कर दिया तो खर्चा पीएल अकाउंट में डेबिट कर पाऊंगा। अगर मैंने 15 मई तक पेमेंट नहीं किया तो मैं खर्चा पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर पाऊंगा। अब आ जाओ, अगर रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो अगर रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे पास टाइम पीरियड कितने का है उस केस में? फिर उस केस में टाइम पीरियड है 15 दिन का। लेकिन मैं यहाँ पे पेमेंट कब कर रहा हूँ? 20 अप्रैल को। दैट मीन्स 15 दिन के बाद कर रहा हूँ, तो ये खर्चा मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं कर पाऊंगा। तो एक बड़ा सिंपल सा अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब जो आपका रिवीजन टेस्ट पेपर है, आरटीपी है, उस आरटीपी के अंदर ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन्होंने दिया है। आरटीपी कौन सा? आरटीपी जो आपका मई 2024 का आरटीपी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, कहता है एग्जामिनर दैट मिस्टर अनिल हैज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेबल्स इन फरवरी 2024। एक अनिल नाम का व्यक्ति है। इस अनिल नाम के व्यक्ति ने क्या किया? टेबल्स बनाने का बिजनेस शुरू करा है फरवरी 2024 में।
ही फॉलोज द मर्केटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ही परचेस्ड वुड। अब अगर फर्नीचर बना रहा है, मेज बना रहा है, तो उसको लकड़ की जरूरत है। इसने लकड़ खरीदी है, मिस्टर ए से खरीदी, मिस्टर बी से खरीदी, मिस्टर सी से खरीदी। 3 सप्लायर है इसके। लकड़ खरीद रहा है ए से, बी से, सी से, और लकड़ खरीद के ये फिर उनका मेज बनाता है, टेबल बनाता है और टेबल को बाजार में बेचता है। परचेजेस की डिटेल्स कुछ इस प्रकार से हैं। अब आप देखो यहाँ पे कितनी अजीब सी बात है। यहाँ पे जब सी इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन बनाया तो यहाँ पे इन्होंने हेडिंग में लिखा बायर। अब बायर कैसे हो गया भाई? जो ए है वो तो सेलर है ना, वो तो लकड़ी बेच रहा है। बी लकड़ी बेच रहा है, सी लकड़ी बेच रहा है, तो ये बायर कैसे हो गया? ये तो सेलर है। तो मैंने यही काम किया, मैंने बायर वर्ड को काट के यहाँ पे सेलर लिख दिया। सी इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में गलत किया हुआ है, तो बायर नहीं आना चाहिए, सेलर आना चाहिए। अब ए कौन है? ए जो है वो माइक्रो इंटरप्राइज है। इसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है एज अ माइक्रो इंटरप्राइज। बी कौन है? बी एक स्मॉल इंटरप्राइज है। सी कौन है? सी एक मीडियम इंटरप्राइज है। अब आप बताइए, क्या सी जो मीडियम इंटरप्राइज है, क्या सी के लिए सेक्शन 43 बी अप्लाई होगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। सेक्शन 43 बी इज नॉट एप्लीकेबल। तो सेक्शन 43 बी मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए नहीं है। किसके लिए है? माइक्रो के लिए है और स्मॉल के लिए है। अब आओ माइक्रो पे आते हैं। माल खरीदा कब है? 15 फरवरी 2024 को खरीदा। कितने का? 5 लाख का खरीदा। और इनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट ये है कि साहब मैं 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा। अच्छी बात है। तो 15 फरवरी से अगर मैं 30 डेज काउंट करूं तो ये पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए थी? ये पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए थी? ये पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए? ये पेमेंट हो जानी चाहिए यहाँ से, अगर मैं 30 दिन काउंट करूँ 15 फरवरी से, तो फरवरी के कितने दिन हैं? फरवरी में है 29 दिन, 29 डेज। 29 में से 14 दिन आप हटा दीजिए। 14 दिन इसलिए हटा रहे क्योंकि 15 को तो सामान खरीद लिया, 15 को तो पेमेंट ड्यू हो गई। तो 14 दिन हटाने के बाद मेरे पास फरवरी के बच गए 15 दिन। और उसके साथ साथ में अगर फरवरी तो 15 दिन मार्च के, और तो कितने दिन हो गए हमारे पास? 30। तो इसका मतलब 15 मार्च तक पेमेंट हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये पेमेंट कब कर रहा है? ये पेमेंट कर रहा है 29 मार्च को। दैट इज 30 डेज के बियॉन्ड पेमेंट कर रहा है। अगर पेमेंट आप किसी माइक्रो एंटरप्राइज को कर रहे हैं और 30 डेज के बियॉन्ड कर रहे हैं, एग्रीमेंट के हिसाब से जो 30 डेज है उसके बियॉन्ड अगर आप पेमेंट करेंगे तो फिर ये खर्चा पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। ये 5 लाख रुपए का पैसा पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। स्मॉल एंटरप्राइज पे आ रहे हैं। स्मॉल एंटरप्राइज से आपने 17 मार्च को सामान खरीदा। कितने का? 7 लाख का। और कोई रिटर्न एग्रीमेंट है ही नहीं। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो आपको पेमेंट करनी है 15 दिन के अंदर अंदर। अब 17 मार्च है, ध्यान रखिएगा 17 मार्च को आपने इंक्लूड करना है। तो 31 में से आप 16 दिन हटा दें क्योंकि 17 को आपने इंक्लूड करना है। तो ये आगे 15 दिन हमारे पास, मतलब मार्च के 15 दिन 31 मार्च तक आपको पेमेंट कर देनी चाहिए थी। तो अगर 31 मार्च तक पेमेंट हो जाती है तो इसका मतलब 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो गई। लेकिन ये पेमेंट कब कर रहा है? 15 अप्रैल को कर रहा है। तो आफ्टर 15 डेज पेमेंट हो रही है। अगर आफ्टर 15 डेज पेमेंट हो रही है तो क्या ये 7 लाख रुपए डेबिट होगा? आंसर इज नो। इसको भी डेबिट करना अलाउ नहीं करेंगे। तो 5 लाख का भी डेबिट नहीं है, 7 लाख का भी डेबिट नहीं है। ये मीडियम एंटरप्राइज दिया हुआ है। मीडियम एंटरप्राइज के लिए सेक्शन 43 बी अप्लाई होता ही नहीं है। इसका मतलब 8 लाख रुपए को डेबिट करना अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहां पे भी प्रॉब्लम है। ये 8 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाता अगर आईटीआर की ड्यू डेट तक ये पैसा पे हो जाता। आओ जरा देखो, यहां पे इसने 25 मार्च को सामान खरीदा उधारी पे और पेमेंट करा नवंबर 2024 में। नवंबर 2024, इसका मतलब 2023-2024 की आईटीआर की ड्यू डेट के बाद। आईटीआर की ड्यू डेट क्या होगी? या तो 31 जुलाई होगी या 31 अक्टूबर होगी।
ये पेमेंट कब कर रहा है? नवंबर में। तो दैट मीन्स 2023-2024 में ये 8 लाख का पैसा भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना अलाउ नहीं किया जाएगा। ये डेबिट कब होगा? ये डेबिट अगले साल होगा, 2024-2025 में डेबिट होगा। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट अबाउट 5 लाख और 7 लाख, क्या ये 24-25 में डेबिट होगा? आंसर इज नो, ये 24-25 में डेबिट नहीं होगा। तो इसका मतलब करंट ईयर में 2023-2024 में तीनों में से कोई भी पैसा डेबिट नहीं हो सकता। जरा ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या पूछा। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा, हाउ मच डिडक्शन would be available to Mr. Anil in the SSFD 24-25, that is previously 23-24, in respect of purchases which are made while computing the business income? My answer is 0. 1 रुपये का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। हमारे सी इंस्टीट्यूट ने आंसर क्या दिया? हमारा सी इंस्टीट्यूट कहता है सी इज द आंसर, 13 लाख रुपए। मेरे को तो नहीं समझ आया 13 लाख रुपए कैसे। मैंने कहा सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, बट आंसर शुड बी ए। आंसर शुड बी ए, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। उसके बाद मैंने आपको उसका सोल्यूशन भी दे दिया। न्यू अमेंडमेंट टू सेक्शन 43B इज एप्लीकेबल टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। दिस न्यू अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल टू मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मिस्टर सी। मिस्टर सी तो मीडियम एंटरप्राइज में आता है। मिस्टर ए के लिए बात करें, जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, इस वजह से रिटर्न एग्रीमेंट 45 दिन का है। लेकिन हम लोग तो 30 डेज काउंट करेंगे। पेमेंट इसने 30 डेज में नहीं करा है, इस वजह से 5 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जहां रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है वहां 15 दिन है, क्योंकि ये पेमेंट 15 दिन के अंदर नहीं कर पा रहा है, इसलिए 7 लाख का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। और सी, जो सी है वो तो मीडियम एंटरप्राइज है, और मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो अमेंडमेंट है वो अप्लाई ही नहीं होता। तो अगर हम लोग देखें तो एक तरह से 8 लाख का डिडक्शन मिल जाना चाहिए, बट वहां पे फिर कंडीशन आ जाएगी। 8 लाख का डिडक्शन तब मिलता जब आईटीआर की ड्यू डेट तक वो पे हो जाता। आईटीआर की ड्यू डेट तक पे नहीं हुआ, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो माय आंसर इज 0, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। समहाउ सी इंस्टीट्यूट ने कहा कि डिडक्शन 13 लाख का मिलेगा। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि डिडक्शन 13 लाख का कैसे मिलेगा, मेरे को तो नहीं समझ आया। बट चलो ठीक है जी, सी इंस्टीट्यूट हमारा कहता है कि करता धरता है इस प्रोफेशन का। एंड दीज आर द रीजंस, अगर कोई सी इंस्टीट्यूट का व्यक्ति सुन रहा है, दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट की बदनामी होती है। दीज आर द रीजन जिसकी वजह से स्टूडेंट का विश्वास आपके ऊपर से उठता है कि आपका ये सोल्यूशन हिंदुस्तान का हर स्टूडेंट पढ़ रहा है इस समय, और आपके सोल्यूशन में ही गलतियां अगर हैं तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 35D की तरफ जाता हूं मैं। जो सेक्शन 35D है, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसमें कोई बहुत खास अमेंडमेंट नहीं है, नॉट कोई खास बिग अमेंडमेंट। तो मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे नॉट इम्पॉर्टेंट। आप इसको छोड़ देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बेसिकली क्या था, अगर आपको याद हो तो हम लोग ये कहते हैं कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसमें कौन कौन से खर्चे इंक्लूड करेंगे, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग 5 सालों में इक्वल बेसिस पे अमोर्टाइज कर देते हैं। लेकिन कौन कौन से खर्चे हैं जिसको आपने अमोर्टाइज करना है? वो खर्चे हैं आपके फिजिबिलिटी रिपोर्ट को बनाने का खर्चा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने का खर्चा, इसी प्रकार से अगर आपने कोई मार्केट सर्वे किया है तो उसका खर्चा, किसी और प्रकार का सर्वे किया है तो उसका खर्चा, कोई आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज करी है अपने बिजनेस से रिलेटेड तो उसका खर्चा। तो इस प्रकार के जो खर्चे हैं, ये खर्चे आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माने जाते हैं। इनके अलावा कुछ और भी है, जैसे हमारे पास आता है वो मेमोरेंडम और प्रोस्पेक्टस बनाने का खर्चा, आर्टिकल का खर्चा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, एंड सो ऑन। तो बहुत सारे खर्चे हैं। लेकिन ये वाले जो खर्चे हैं, कौन से? फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का खर्चा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का खर्चा, मार्केट सर्वे करवाने का खर्चा, किसी और प्रकार के सर्वे करवाने का खर्चा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का खर्चा, ये जो खर्चे आप करेंगे, इन खर्चों की आपको डिटेल्ड लिस्ट बना के, एक स्टेटमेंट बना के आपको ये सबमिट करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को
आईटीआर की ड्यू डेट से 1 महीना पहले। आईटीआर की ड्यू डेट क्या है? अगर ऑडिट की ज़रूरत है तो 31 अक्टूबर, तो इसका मतलब स्टेटमेंट बना के सबमिट करना होगा 31 अक्टूबर से 1 महीना पहले 30 सितंबर तक। अगर आईटीआर की ड्यू डेट 31 जुलाई है तो 31 जुलाई से 1 महीना पहले 30 जून तक आपको ये सबमिट करना होगा स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट मेरे ख्याल से अभी तक, जब तक मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद वो फॉर्मेट का कोई फॉर्म नंबर अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं करा है, लेकिन हाँ रूल नंबर प्रिस्क्राइब कर दिया है। रूल है 6A-BB। तो रूल 6A-BB ये बात बोलता है कि इन खर्चों का एक स्टेटमेंट के अंदर लिख के, एक फॉर्मेट के अंदर लिख के आपको वो सबमिट करना होगा। ये बात तो ये रूल 6A-BB बोल रहा है, लेकिन वो फॉर्मेट का फॉर्म नंबर क्या होगा शायद वो अभी तक इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करा है। अगर कर भी देते तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस एक छोटा सा अमेंडमेंट है विच आई पर्सनली बिलीव इज समथिंग विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको छोड़ सकते हैं। बट एक बहुत मेजर अमेंडमेंट हुआ है अंडर सेक्शन 44AB। सेक्शन 44AB आपको याद है, हम लोग कंपल्सरी टैक्स ऑडिट की बात करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जो टैक्स ऑडिट है वो टैक्स ऑडिट कौन करवाएगा, कौन कौन अपने अकाउंट्स का ऑडिट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएगा, उसकी डिटेल्स क्या क्या रहेंगी। तो उससे रिलेटेड 5 सब सेक्शंस हैं हमारे पास। 44AB क्लॉज A, 44AB क्लॉज B, 44AB क्लॉज C, क्लॉज D, क्लॉज E, जो अलग अलग सिचुएशंस में लगते हैं। अमेंडमेंट हर सेक्शन में नहीं हुआ, अमेंडमेंट जो हुआ वो सिर्फ पहले क्लॉज में हुआ। सेक्शन 44AB क्लॉज A में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट क्या है? नॉर्मल कंसेप्ट हमारा ये रहता है कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है और उसके बिजनेस एक्टिविटी से उसका उस बिजनेस एक्टिविटी से अगर सेल्स, उसका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है और उस बिजनेस एक्टिविटी की वजह से उसका सेल्स या उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ का मतलब होता है 100 लाख, तो मैंने यहाँ पे 100 लाख लिखा हुआ है, 1 करोड़। तो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा अकाउंट्स का। ये जो 1 करोड़ की लिमिट है इसको हम पहले 2 करोड़ कर देते थे अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 44AD फॉलो कर रहा है तो। सेक्शन 44AD आपको याद है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। तो अगर कोई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 44AD में कवर होता है और वो सेक्शन 44AD को फॉलो करता है तो फिर 1 करोड़ की लिमिट को 2 करोड़ कर दिया जाता था। लेकिन अब ये वाला जो कंसेप्ट है, 2 करोड़ वाला कंसेप्ट है, इसको हटा दिया गया है। अब आपने सिर्फ 1 करोड़ वाला कंसेप्ट देखना है, 2 करोड़ वाला आपने कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है। तो पिछले साल में जो था उसमें अब बदलाव आ गया, वो 2 करोड़ की लिमिट हट गई। लेकिन बात यह है कि ये बदलाव आया क्यों? ये बदलाव इस वजह से आया क्योंकि इन्होंने सेक्शन 44AD में और सेक्शन 44ADA में चेंज कर दिया। इन्होंने ये कह दिया कि साहब अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 44AD या सेक्शन 44ADA के प्रोविजन फॉलो कर रहा है, दैट इज अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर रहा है तो फिर उसको अपने ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वो व्यक्ति अपना सेक्शन 44AD या सेक्शन 44ADA, सेक्शन 44AD कौन सा था? अ पर्सन डूइंग एनी काइंड ऑफ एनी बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ गुड्स कैरेज। और सेक्शन 44AD क्या था? पर्सन डूइंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज। विच प्रोफेशनल एक्टिविटीज? दोज प्रोफेशनल एक्टिविटीज विच आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 44AA। तो अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल एक्टिविटीज कर रहा है सेक्शन 44AA वाली, तो फिर वो सेक्शन 44ADA के हिसाब से अपनी इनकम की कैलकुलेशन कर सकता है। प्रिज्यूम्ड इनकम विल बी 50% ऑफ द टर्नओवर। ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब आप आइए, सेक्शन 44AD में भी इन्होंने बदलाव कर दिया, क्योंकि ये बदलाव जो चेंज है वो सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो ध्यान से कीजिएगा इनको। अब सेक्शन 44AD में भी चेंज है और उसके अलावा सेक्शन
ADA में भी चेंज किया है। ये चेंज छोटे छोटे चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस हैं, बड़े चेंजेस नहीं हैं। आपको याद होगा 44 AD, सेक्शन 44 AD में हम लोग कहते हैं कि साहब 44 AD जो है वो वैसे लोग फॉलो करेंगे जिनका टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम का है, साथ साथ में उनका बिजनेस किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है, हाँ, ट्रक ऑपरेशंस को छोड़ के, गुड्स कैरेज ऑपरेशंस को छोड़ के। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। जो 44 AD है वो कौन फॉलो करेगा? कोई भी SSC फॉलो करेगा जो भी किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस कर रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस कर रहा है, जो 44 AE को छोड़ के, और साथ साथ में उसका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम का है। अब इन्होंने चेंज करा। यहाँ पे क्या चेंज है? चेंज ये है कि कैश को थोड़ा सा डिस्करेज करना है। अब ये बात जो मैंने बोली लाइन, कैश को डिस्करेज करना है, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि हमारी सरकार कितनी कंसर्न्ड है और कैश को डिस्करेज करना चाहती है। सारा बैंकिंग सिस्टम के साथ काम हो, ऑनलाइन सिस्टम के साथ काम हो, UPI के साथ काम हो और सब कुछ। ज़रा एक बार गूगल पर सर्च कीजिएगा, ये एक इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे कहने के बाद आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। पिछले 10 सालों में, जब से BJP की सरकार बनी है, पिछले 10 सालों में कैश सर्कुलेशन डबल हो गया है। जितना कैश सर्कुलेशन इकॉनमी के अंदर 2014 में था, उससे डबल कैश सर्कुलेशन 2024 में हो रहा है। और ये तब है जब हमारी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया, ये कह के कि हम ब्लैक मनी को रोकेंगे। नहीं रुका, बल्कि डबल हो गया। और साथ साथ में ये कहते हुए कि साहब हम लोग जो है वो शिकंजा कसेंगे लोगों के ऊपर जिनके पास ब्लैक मनी है, जो पैसा होल्ड करके बैठे हुए हैं। कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। तो डीमोनेटाइजेशन वाज अ बिग फेलियर, और कैश को रोकेंगे ये कह के इन्होंने किया। और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी 4-5 जगह पे इन्होंने प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करे। बट सब कुछ करने के बावजूद आज कैश सर्कुलेशन इकॉनमी में डबल है एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन द ईयर 2014। गूगल पे सर्च कीजिएगा। नाउ कमिंग बैक, छोड़ो असल ज़िंदगी में क्या हो रहा है, छोड़ो। लेकिन हम लोग जुमलेबाजी की बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं। एक्ट के अंदर इन्होंने क्या जुमलाबाजी दिया? एक्ट के अंदर जुमलाबाजी ये दिया कि साहब अगर कोई व्यक्ति कैश में काम नहीं कर रहा है और अगर उसका टर्नओवर कैश के अलावा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू अगर उसका टर्नओवर आ रहा है, बैंकिंग सिस्टम रूल 6A-BBA याद है हम लोगों ने वहाँ पे किया था, रूल 6 अब्बा कहते हैं इसको हम लोग। तो रूल 6A-BBA में जो मैंने आपको करवाया था वो कैश वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वो वाली बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो या फिर अकाउंट पे चेक हो, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट हो। अब याद करना, मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था अकाउंट पे चेक और क्रॉस्ड चेक में फ़र्क होता है। और क्या फ़र्क होता है वो डिटेलिंग मैं आपको साथ क्लासेस में कर चुका हूँ। तो अगर कोई पेमेंट अकाउंट पे चेक से आ रही है, जा रही है, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से आ रही है, जा रही है, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पेमेंट आ रही है, जा रही है, और वो जो टोटल है वो 95% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा का है। दैट मीन्स मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसका टर्नओवर है 5 करोड़ का। अब 5 करोड़ का 95% निकाल लीजिए। 5 करोड़ का 500 लाख है ना, 500 लाख का मैंने 95% निकाला, वो आ गया मेरे पास 4 करोड़ 75 लाख। तो अगर बिजनेसमैन का टोटल टर्नओवर 5 करोड़ का है, जिसमें से 4 करोड़ 75 लाख बैंकिंग सिस्टम के थ्रू अगर उसका हो रहा है, दैट इज 95% पैसा अगर उसका हो रहा है किसमें, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, तो फिर ऐसे सिचुएशन में 2 करोड़ की लिमिट को रिप्लेस कर देंगे बाय 3 करोड़ की लिमिट। ठीक है जी। तो मान लीजिए, एक बार फिर से बोलता हूं, मैंने पहले 5 करोड़ किया था, मैं 2.5 करोड़ कर देता हूं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसका टर्नओवर 2.5 करोड़ का है, तो 2.5 करोड़ का 95% निकाल लीजिए, तो 250 लाख का 95% निकाला मैंने, आ गया 2 करोड़ 37 लाख 50 हज़ार। अगर उस बिजनेसमैन का कम से कम 2 करोड़ 37 लाख 50 हज़ार पे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आ रहा है,
तो उसके लिए लिमिट 2 करोड़ की अप्लाई ना करके 3 करोड़ की अप्लाई करेंगे। और मान लीजिए अगर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जो पैसा आ रहा है वो 95% से कम है तो इसका मतलब ये हो गया फिर वो लिमिट 2 करोड़ की ही रहेगी, 3 करोड़ नहीं होगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा, इसको मैं उल्टा करके बोलूं, अगर किसी बिजनेसमैन का कैश ट्रांजैक्शन है और वो कैश ट्रांजैक्शन उसका 5% या 5% से कम है, 5% या 5% से कम है तो लिमिट 3 करोड़ की हो जाएगी। और अगर उसका कैश टर्नओवर 5% से ज़्यादा हो गया, 5% किसका, टोटल का, तो उस केस में लिमिट 2 करोड़ की ही रहेगी। अब एक और क्लैरिफिकेशन, मान लो चेक है और वो चेक बीरेड चेक है या वो चेक जो है वो सिंपल क्रॉस्ड चेक है, तो भारत सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया भाई बीरेड चेक को और सिंपल क्रॉसिंग को हम लोग कैश ही मानेंगे, उसे बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैंने आपको समझा दी हैं, हिंदी में समझा दी हैं, अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ मैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इफ़ द amount of or aggregate amount received during the year in cash is less than or equal to 5% of the total turnover or the gross receipts, then the limit of 2 crore will be taken as 3 करोड़। तो कैश टर्नओवर 5% या उससे कम होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि बैंकिंग टर्नओवर 95% या 95% से ज़्यादा होना चाहिए। फर्दर, एनी पेमेंट रिसीव थ्रू बीरेड चेक, any payment received through cross check shall be regarded as a receipt in cash। तो फिर अकाउंट पे ही होना ज़रूरी है, और अकाउंट पे ही क्यों ज़रूरी है उसका रीज़न मैं आपको क्लास के अंदर दे चुका हूँ। अब ये जो 44 AD में चेंज हुआ, सेम बदलाव, सेम चेंज इन्होंने 44 ADA में भी कर दिया। क्या चेंज किया? 44 ADA में आपको याद है हम लोग 50% इनकम अज्यूम कर लेते हैं अगर टर्नओवर 50 लाख या 50 लाख से कम का है। अगर टर्नओवर 50 लाख या 50 लाख से कम का है तो हम लोग उसकी इनकम ले लेते हैं 50% ऑफ द टर्नओवर। अब ये जो 50 लाख की लिमिट है उसको बढ़ा के 75 लाख रुपए कर दिया गया है। शर्त वही है कि जो टर्नओवर आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, जो टर्नओवर आ रहा है वो कैश में होना चाहिए मैक्सिमम 5% और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू होना चाहिए कम से कम 95%। अगर ऐसा होता है तो फिर 50 लाख की लिमिट की जगह 75 लाख रुपए हो जाएगा। साथ साथ में अगर कोई पेमेंट बीरेड चेक के थ्रू आ रही है, कोई क्रॉस चेक के थ्रू आ रही है, तो उसको कैश ही माना जाएगा, उसको बैंकिंग सिस्टम नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल क्रॉसिंग इज टू बी कंसिडर्ड एज अ कैश एंड जो जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट पे चेक इज टू बी रिगार्डेड एज योर बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग पेमेंट। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के ये सारे चेंजेस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। अब इसके बाद मैंने आपके साथ जो डिस्कस करना है वो है चैप्टर कैपिटल गेन्स का। कैपिटल गेन्स में भी चेंजेस हैं, हर चैप्टर में चेंज है भाई, कोई चैप्टर नहीं छोड़ा इन्होंने, कुछ नहीं बख्शा। मेरे को तो ये कई बार लगता है कि यार जब आपने इतने चेंजेस करने ही हैं और पिछले कई सालों से आप चेंजेस करते आ रहे हो, तो एक काम करो कि कोई एक साल ऐसा ले लो जब आपने कोई चेंज नहीं करना, छोड़ दो सारे चेंजेस, जो है तो चलने दो, और उस एक साल में आराम से तसल्ली से बैठ के पूरा इनकम टैक्स एक्ट दोबारा लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारा इनकम टैक्स एक्ट दोबारा लिख दो, एक साल का गैप ले लो, टाइम ले लो एक साल, और बोलो एक साल में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। चलिए, बीजेपी सरकार तो सब कुछ कर सकती है, 10 साल की सरकार चल रही है, अगले 5 साल फिर सरकार आने वाली है मोदी की, और इस बार तो थम्पिंग मेजॉरिटी 400 सीट्स आने वाली हैं। तो दे हैव अ पावर, दे कैन डू एनीथिंग, बट वो पॉलिटिकल विल है या नहीं। इतने चेंजेस कर रहे हो, इतने चेंजेस का कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो एक्ट का जो मेन एसेंस है वो ख़त्म हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप कहो कि हम कोई चेंज नहीं करेंगे अगले एक साल, लेकिन हम लोग नया कानून लिखेंगे, 2 साल के बाद नया कानून लेके आया है, बात खत्म हो जाती है। इतने चेंजेस हर साल, इतने चेंजेस का कोई मतलब ही नहीं बनता यार। चलिए आगे चलते हैं। मे बी मेरी सोच अलग है और सरकार की सोच बहुत ही ज़्यादा अलग है, मैं उनके लेवल पे जाकर सोच ही नहीं पा रहा, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो आइए, अब जो पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है आपने वो ये है कि जब आपने इंडेक्सेशन करनी है तो इंडेक्सेशन करते समय आपने जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 348 का लेना है।
पिछले साल हम लोग 331 का ले रहे थे, इस साल आपने 348 का इंडेक्सेशन फैक्टर लेना है। आपको वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है, बट चलो मान लो एक बार के लिए अगर गिवन ना हो तो फिर क्या करें, गिवन ना हो तो 348 ले लीजिएगा। अच्छा, अब एक क्लैरिफिकेशन आया। बेसिकली हुआ ये था कि ये क्लैरिफिकेशन क्यों आया, उसके पीछे रीज़न है, मेरे को एग्जैक्ट केस का नाम तो याद नहीं आ रहा है, मतलब याद क्या, मैंने उसके ऊपर होमवर्क ही नहीं करा, लेकिन एक हाई कोर्ट का केस आया था, सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं था, हाई कोर्ट का केस था। और हाई कोर्ट का एक केस था, उसने उसके केस के अंदर ये कहा था कि साहब एक व्यक्ति है जिसने अपना मकान खरीदा लोन लेके, और उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पे करता है, जिसकी वजह से सेक्शन 24 क्लॉज बी में उसको लोन का डिडक्शन मिल जाता है। ठीक हो गया बात। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम 2 लाख है, सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट है तो कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो आप उसका हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन लेते रहते हो। अब इस व्यक्ति ने अपने मकान को कुछ साल के बाद बेच दिया। अब जब उसने इस मकान को बेचा तो मकान के बेचने पे कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा। तो ये जो व्यक्ति था इसने क्या किया, जो इंटरेस्ट का डिडक्शन सेक्शन 24 में ऑलरेडी ले चुका है हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करते समय, उस इंटरेस्ट के अमाउंट को इसने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान लिया और इंडेक्सेशन करते समय कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानते हुए अपना कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करा। और इससे क्या हुआ कि उस इंटरेस्ट का डबल बेनिफिट मिल गया। डबल बेनिफिट कैसे, एक बार तो जब आपने ईयर टू ईयर हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करी उस समय आपने इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लिया, और दूसरा बेनिफिट आपको कब मिला, जब आपने प्रॉपर्टी को बेचा तो प्रॉपर्टी के बेचने पे आपने कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते समय कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान लिया उसे। तो एक बार अमाउंट पे करा, उसका 2 एडवांटेज आप ले रहे हो। अच्छा, अब जब इस व्यक्ति ने ऐसा करा तो इसका जो असेसिंग ऑफिसर था उसने ऑब्जेक्ट करा, तो बात डिस्प्यूट में आ गई। एसएससी कहता है कि नहीं मैं ऐसा करूंगा, असेसिंग ऑफिसर कहता है मैं नहीं करने दूंगा, तो डिस्प्यूट आ गया। बात पहुंचते पहुंचते हाई कोर्ट में पहुंच गई, और हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया, और हाई कोर्ट ने कहा कि कानून के अंदर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वर्ड जब हम लोग पढ़ते हैं तो कानून में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप ऐसे डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हाई कोर्ट वालों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए था कि भाई एक खर्चा जब उसका बेनिफिट वो ऑलरेडी एक सेक्शन में ले चुका है तो आप उसे दूसरे सेक्शन में खर्चे का बेनिफिट क्यों लेने दे रहे हो, डबल बेनिफिट क्यों दे रहे हो उसको। बट देन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट, गॉड नोज कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने हाई कोर्ट वालों ने, हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने इसको इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी मान लिया और डबल बेनिफिट एसएससी को दे दिया। अब है तो ये गलत, हर लिहाज से गलत है। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाई कोर्ट के इस जजमेंट को ख़त्म करने के लिए, ओवररूल करने के लिए ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा, और इस कंसेप्ट के अंदर इन्होंने लिखा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इन्होंने लिखा, यहाँ से देखिएगा, इन्होंने कहा कि साहब जब हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करेंगे या जब हम लोग कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में हम लोग सेक्शन 24 क्लॉज बी का जो इंटरेस्ट है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन तो आपने हाउस प्रॉपर्टी में ले लिया होगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। दूसरा, अगर आपने कोई डिडक्शन 80C से लेके 80U में क्लेम करा है, जैसे प्रिंसिपल की रीपेमेंट जब हम लोग करते हैं हाउसिंग लोन में, प्रिंसिपल लोन की रीपेमेंट करते हैं तो 80C का डिडक्शन आता है। तो अगर आपने हाउसिंग लोन में 80C में डिडक्शन क्लेम करा है तो वो डिडक्शन का अमाउंट भी ना तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनेगा ना कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का पार्ट बनेगा। तो ये बेसिकली आपका डिडक्शन है, और इसी प्रकार से कुछ और भी हो सकता है इसमें। और आपको याद है ऐसे ही हम लोग इंटरेस्ट की जब हम लोग बात करें तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट जो है वो सेक्शन 80EE और 80EEA में भी उसका डिडक्शन आता है। तो यहाँ पे सरकार ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप 80EE में या 80EEA में डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो उस डिडक्शन के अमाउंट को अब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट नहीं मानोगे।
तो बेसिकली एक क्लैरिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, छोटा सा एक अमेंडमेंट है। आई पर्सनली बिलीव इज दैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और रियल लाइफ में भी जितने भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो ऐसी बेवकूफ़ियाँ कभी करते ही नहीं हैं। खर्चे का डिडक्शन एक ही तरफ लेते हैं, दो तरफ नहीं लेते। और पता नहीं ये केस क्यों इतना हाईलाइट हो गया और हाई कोर्ट तक बात पहुंच गई। ये तो होना ही नहीं चाहिए था। ये तो जो एसएससी है उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही बता देना चाहिए था कि भाई ये गलत कर रहा है तू। लेकिन हो सकता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जानबूझ के गलत करवाया हो, अपनी ज़्यादा स्याणा बन रहा हो, मे बी दैट इज़ वन ऑफ द केसेस। एक और कंसेप्ट जो इस साल नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ वो है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, विच आई अगेन बिलीव इज समथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, इसको भी मैंने लिख दिया नॉट इम्पॉर्टेंट, और इसको भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नॉट इम्पॉर्टेंट। हालांकि नॉट इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। देखिए इंडिया की जब मैं बात करूं तो इंडिया को मैं समझाने के लिए दो तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। एक तो इंडिया में इंडिया की सरकार, और दूसरा इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया के लोग। अगर हम लोग गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें, सोना चांदी और जवाहरात की बात करें, और जो प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह की बात करें, और ख़ास तौर पे गोल्ड की अगर हम लोग बात करें, तो गोल्ड का एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं क्वांटिटी हमारी सरकार होल्ड करती है। और आपको इकोनॉमिक्स में ये बात पता होगी कि सरकार के पास जितना गोल्ड होता है, सरकार उस गोल्ड के वैल्यू के हिसाब से ही पैसा या मनी प्रिंट कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि भी सरकार अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर दे, वो नहीं होता है। और अगर कोई अनलिमिटेड मनी प्रिंट करे तो फिर इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और सप्लाई ज़्यादा होने पे फिर लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा होगा डिमांड ज़्यादा करेंगे, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। गूगल पे सर्च करना जिम्बाब्वे, जो क्रिकेट टीम भी है ना जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे में क्या हाल हुआ ज़रा गूगल पर सर्च करना, यू विल बी सरप्राइज कि इकॉनमी कोलैप्स हो गई थी, बिकॉज द गवर्नमेंट प्रिंटेड द मनी इन एक्सेस ऑफ व्हाट इट शुड हैव डन। कुछ ऐसा ही यूएस में भी हुआ, उन्होंने भी बहुत मनी प्रिंट करा। ये जो बाइडेन गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से यूएस के अंदर इन्फ्लेशन काबू से बाहर हुआ, एंड सो ऑन। चलो वापस आते हैं। तो हमारा जो हिंदुस्तान की सरकार है और हिंदुस्तान के जो लोग हैं, सरकार के पास तो गोल्ड है ही है, वो तो डिक्लेयर्ड है कि कितना गोल्ड है, क्योंकि उसी के बेसिस के ऊपर करेंसी प्रिंट होती है। लेकिन जो सरकार की पॉपुलेशन, जो देश की पॉपुलेशन है, मैं, मेरा घर, आप, आपका घर, और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे जितने भी सिटीजन्स हैं, हम सब के पास जो गोल्ड रिजर्व है, मेरे पास भी है, मेरे घर पे भी है, आपके पास भी, आपके घर वालों के पास भी है, हम सब के पास जो गोल्ड रिजर्व है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, और वो अनडिक्लेयर्ड है। मैंने कितना गोल्ड होल्ड किया हुआ है सरकार को मैंने बताया नहीं। आपने और आपके परिवार के पास कितना गोल्ड है सरकार को कभी हमने बताया थोड़ी ना। तो ये अनडिक्लेयर्ड गोल्ड है और बहुत बड़ा गोल्ड है, बहुत लार्ज क्वांटिटी है। अब इसके अंदर गोल्ड दो तरह से होता है। एक तो होता है गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में, और दूसरा होता है गोल्ड जो जिसे कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म में, जैसे सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट, सोने की ब्रिक, ईंट, सोने की ईंट जिसको कहते हैं 1-1 किलो की, 5-5 किलो की ईंट आती है सोने की। तो ये जो गोल्ड है ये प्योरेस्ट फॉर्म में है, और इसके अलावा जो ज्वेलरी है वो प्योरेस्ट फॉर्म का गोल्ड नहीं होता, उसके अंदर कुछ डाइल्यूट किया जाता है ताकि गोल्ड को प्रॉपर शेप दी जा सके। तो ज्वेलरी में प्योरेस्ट गोल्ड नहीं होता है। नाउ बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमारी सरकार को ये बात पता है कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों के पास बहुत सारा अनडिक्लेयर्ड गोल्ड है, और गोल्ड आपने घर पे रखा हुआ है। मान लीजिए आपके पास आपके और आपके घर परिवार में किसी के पास 1 किलो सोना है। अब 1 किलो सोना मतलब क्या हुआ, कई बार हम लोग ना गोल्ड की जब बात करते हो तोला की बात करते हैं। तोला इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 तोला, 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 तोला। तो अगर आप मैं कहूँ 1 किलो, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप 1000 को 10 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाता है 100। तो इसका मतलब 100 तोला।
अगर आपके पास 100 तोला सोना है तो वो उसका मतलब 1 किलो सोना आपके पास है। अब आपके पास सोना रखा हुआ है घर पे, मे बी ज्वेलरी के फॉर्म में, मे बी वो सिक्के, या मे बी वो गोल्ड बिस्किट, गोल्ड ब्रिक्स एंड सो ऑन घर पे रखा हुआ है। ज़रा सोचो, क्या वो सोना जो आपके घर पे, मेरे घर पे रखा हुआ है, क्या उसकी वजह से इकॉनमी को कोई फ़ायदा हो रहा है? आंसर इज बिग नो। अच्छा, क्या उस सोने के ऊपर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कमाई कर पा रहे हैं? अगेन द आंसर इज नो। हाँ, सोने के ऊपर कमाई मैं कब करूँगा? जब मैं सोना बेचूंगा। अब हो सकता है सोना मैं कल बेच दूँ, हो सकता है मैं 10 साल बाद बेचूँ, तो जब भी बेचूंगा तब मैं कुछ कमा लूँगा। लेकिन अभी वो सोना अगर मेरे बैंक लॉकर में रखा हुआ है या घर पर रखा हुआ है तो मैं उस सोने से कुछ कमा तो नहीं रहा। तो भारत सरकार ने यहाँ पे एक स्कीम निकाली और भारत सरकार ने कहा कि ये जो सोना है, ये सोना आपके घर पे जो रखा हुआ है, इसको आप सरकार के पास जमा कर दो और सरकार उसके बदले में आपको कुछ सिक्योरिटीज़ दे देगी। उसके बदले में आपको कुछ सिक्योरिटीज़ दे देगी और ये जो सिक्योरिटीज़ हैं ये आप आराम से ईजिली स्टॉक मार्केट में इसकी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ होंगी जिसके ऊपर आपको ब्याज भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, और ये सोना आप सरकार के पास रख दो। तो जो सिक्योरिटीज़ मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी? जिस दिन आपने सोना सरकार के पास रखा उस दिन उस सोने की कीमत कितनी है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और जितनी सोने की कीमत है उसके बराबर की सिक्योरिटीज आपको मिल जाएंगी जिसके ऊपर फिर आपको ब्याज वगैरह भी मिलेगा। एंड दीज सिक्योरिटीज आर इजिली ट्रेडेबल ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज BSE और NSE के ऊपर ट्रेडिंग होती है इनकी। ये जो सोना रख के उसके बदले में आपको सिक्योरिटीज मिल रही हैं, इन सिक्योरिटीज को कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट या फिर EGR, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मैंने कहा कि गोल्ड को रखोगे तो आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो जो सिक्योरिटीज आपको मिल रही है उन सिक्योरिटीज की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? मान लीजिए मैंने गोल्ड नहीं बेचा, गोल्ड तो सरकार के पास रखा हुआ है, मेरे पास सिक्योरिटीज है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, मैंने उस सिक्योरिटीज को फर्दर बेच दिया तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा। जब कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा वो हम सीखेंगे। कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म कब होगा, शॉर्ट टर्म कब होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग चाहिए, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कैलकुलेट होगा वो भी बताऊंगा। ये सारी चीज़ें, हालांकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको डिटेलिंग दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि आपके पास गोल्ड है, आपने उस गोल्ड को सरकार के पास रखवा दिया और उसके बदले में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिल गई। तो कन्वर्शन ऑफ गोल्ड इनटू योर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट जो सिक्योरिटीज हैं, दैट कन्वर्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एज अ ट्रांसफर एंड उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन्स कैलकुलेट नहीं होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कन्वर्टिंग योर गोल्ड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड एज अ ट्रांसफर एंड नो कैपिटल गेन्स इज टू बी कैलकुलेटेड। सिमिलरली फ्यूचर में आपको लगा कि यार अब मेरे को गोल्ड की ज़रूरत है, शायद घर पे बेटी की शादी है तो बेटी की शादी में मेरे को गोल्ड देना है उसे, तो आप दोबारा सरकार के पास चले जाओ, अपना इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट सरकार को दे दो और आपको उसके बदले में उसकी वैल्यू के हिसाब से आपको गोल्ड मिल जाएगा। तो कन्वर्टिंग योर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट टू द गोल्ड इज अगेन नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन्स इज टू बी कैलकुलेटेड। फिर क्वेश्चन आता है, सर अभी तो आप कह रहे थे कैपिटल गेन्स लगेगा, वो कब लगेगा? वो तब लगेगा जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट नाम की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और आप उसको स्टॉक एक्सचेंज पे बेच देते हो। मेरे पास सिक्योरिटीज है, मैं सिक्योरिटीज बेच सकता हूँ, मैंने सिक्योरिटी बेचा नहीं लेकिन उसको मैंने दोबारा से गोल्ड में कन्वर्ट करवा लिया सरकार से। तो कन्वर्टिंग इनटू द गोल्ड इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर, बट सेलिंग द सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट विल बी रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर। अब ट्रांसफर है तो कैपिटल गेन्स भी कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो फिर साथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी होगा। आओ ज़रा जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट का मतलब ये है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट विच इज़ इशूड ऑन डिपॉजिट ऑफ द अंडरलाइंग गोल्ड। अंडरलाइंग गोल्ड का मतलब जितना सोना आपने जमा करवाया सरकार के पास उसके बदले में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद मिल जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट इज अ इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट विच इज इशूड द वॉल्ट मैनेजर। वॉल्ट क्या होता है? तिजोरी।
तिजोरी को वॉल्ट कहा जाता है। जो बैंकों के अंदर बड़ी बड़ी तिजोरियाँ होती है ना, उसे वॉल्ट कहते हैं। तो वॉल्ट मैनेजर मतलब जो सोना आप दे रहे हैं वो किसी तिजोरी में रखा जाएगा ना, तो उसका मैनेजर। एंड अगेंस्ट द गोल्ड डिपॉजिटेड विद देम, तो जो आपने गोल्ड वॉल्ट मैनेजर के पास जमा करवाया, सरकार के पास जमा करवाया, उसके बदले में आपको जो उसकी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। इट इज़ अ सिक्योरिटी विच इज़ ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज लाइक एनी अदर सिक्योरिटी। तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है ये बात कि हमारे देश में सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, एक है BSE और दूसरा है हमारा NSE। देन सेक्शन 47, ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर। ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस हैं जिनको हम लोग ट्रांसफर नहीं मानते हैं? द conversion of gold into EGR and the conversion of EGR into the gold is not to be regarded as a transfer। इसे हम लोग ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो जब आपने गोल्ड रखवा के उसके बदले में सिक्योरिटी ले लिया, नॉट अ ट्रांसफर। उसके बाद सिक्योरिटी दे के उसके बदले में गोल्ड ले लिया, अगेन नॉट अ ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन्स। हाँ, गोल्ड को बाजार में बेचोगे कैपिटल गेन्स लगेगा, सिक्योरिटीज को बाजार में बेचोगे कैपिटल गेन्स लगेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रहेगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट विल बी टेकन एज 12 महीने। इसका मतलब 12 महीने के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने के अंदर अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म। अब ये 12 महीने काउंट कैसे होंगे? जब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट इशू हुआ सोना देने की वजह से, आपने सोना जमा करवाया, आपको उसकी रसीद मिल गई, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट मिल गया, तो ऐसे केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका शुरू होगा, किसका पीरियड ऑफ होल्डिंग? उस गोल्ड रिसिप्ट की जो सिक्योरिटीज मिल रही हैं, उन सिक्योरिटीज का पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका स्टार्ट होगा। और वो स्टार्ट कब से होगा? जिस दिन आपने वो सोना खरीदा था, जिस दिन आपने वो सोना खरीदा था उस तारीख से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा उस सिक्योरिटी का। याद है ना, यही कंसेप्ट हम लोग करते थे प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट में। प्रीवियस ओनर में भी तो यही होता था कि करंट ओनर का टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जब पिछले ओनर ने एसेट को खरीदा था। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट या सिक्योरिटीज का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? जिस टाइम पे सोना खरीदा था वहाँ से स्टार्ट होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने सोना वापस ले लिया, आपने वो गोल्ड रिसिप्ट दिया सरकार को और सोना अपना वापस ले लिया, तो फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग उस सोने का कहाँ से स्टार्ट होगा? उस सोने का पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा जिस समय आपको EGR दैट इज वो गोल्ड रिसिप्ट मिला था, वहाँ से उस सोने का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग ये मान रहे हैं कि आप सोने को बाजार में बेचेंगे तो उसका कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग चाहिए। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? जब आपने अपने सोने को गोल्ड रिसिप्ट में, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट करवाया, तो जो सोना आपने दिया उस सोने की जो कीमत है वही कीमत, वही कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट की कॉस्ट मानी जाएगी। उल्टा भी कर दो, जब आपने सोना रिलीज करवा लिया, आपने अब इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट दिया और सरकार से सोना वापस ले लिया, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट की कॉस्ट थी वो कॉस्ट आपके सोने की कॉस्ट मान ली जाएगी। अब अगर मान लीजिए आप वो सिक्योरिटीज़ को बाजार में बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को अगर आप बाजार में बेचते हैं, सिक्योरिटीज़ को की ट्रेडिंग करते हैं BSE पे NSE पे, तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा। अगर वो कैपिटल गेन्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कैपिटल गेन्स शॉर्ट टर्म नेचर का है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो लॉन्ग टर्म नेचर का है तो फिर टैक्स रेट क्या हो रहेगा? यहाँ पे याद करो, हमने सीखा था डिबेंचर्स के लिए टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर डिबेंचर्स को आपने बेचा और उसके ऊपर अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आया तो टैक्स रेट क्या होता है? टैक्स रेट होता है 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन्स विदाउट डूइंग एनी इंडेक्सेशन एंड 20% ऑफ कैपिटल गेन्स आफ्टर डूइंग इंडेक्सेशन। दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट हो। वही कंसेप्ट आपने यहाँ पे लगाना है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को बाजार में बेचा, उसको बेचने की वजह से आपका कैपिटल गेन आया, उस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट क्या होगा? टैक्स रेट होगा
10% ऑफ द कैपिटल गेन्स विदाउट डूइंग एनी इंडेक्सेशन, या फिर 20% ऑफ कैपिटल गेन्स आफ्टर डूइंग इंडेक्सेशन विच एवर इज लोअर। तो ये वाला कंसेप्ट भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया। देन कैपिटल गेन्स में एक जगह और चेंज है, वो चेंज कहाँ पे है? वो चेंज है सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में भी बदलाव आया। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बदलाव आपको दिखाई देगा। क्या है वो बदलाव? देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले हम लोग कहते थे गुडविल ऑफ बिजनेस, फिर हम लोग कहते थे गुडविल ऑफ प्रोफेशन, अलग अलग हो गया था। फिर अब इन्होंने बदलाव ये कर दिया, इन्होंने कहा गुडविल के अलावा बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला कोई भी और इंटेंजिबल एसेट, एनी अदर इंटेंजिबल एसेट। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया कि साहब गुडविल के अलावा कौन सा और इंटेंजिबल एसेट हो सकता है जो बिजनेस में हम लोग यूज कर रहे हैं? बहुत आसान एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप लोगों ने सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभार नेटफ्लिक्स जरूर देखा होगा। नेटफ्लिक्स जो OTT प्लेटफॉर्म है वो ज़रूर देखा होगा, उसे आपने स्टार्ट किया होगा जब। तो जैसे ही हम OTT स्टार्ट होता है, ये नेटफ्लिक्स स्टार्ट होता है, तो एक आवाज़ आती है ड्रम। तो वो जो आवाज़ है, आज उस आवाज़ की, उस टोन की कीमत खरबों रुपए है और कॉपीराइट है उसके ऊपर, इसका नेटफ्लिक्स का। इसी प्रकार से अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, और जब भी आप वो OTT प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं तो सबका एक पर्टिकुलर स्टाइल है वो खुलने का, और उसमें कोई म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह भी है। तो ये अच्छा, ऐसे ही आपको और बता देता हूँ, बिजनेस में कॉपीराइट्स होते हैं। T सीरीज़ के पास बहुत सारे गानों के कॉपीराइट्स हैं। आपको ये बात मैं बता देता हूँ कि आजकल जो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, कोई शादी का या कोई अदरवाइज कोई फंक्शन है, तो डीजे वाले जो गाने चला रहे हैं वो गाने सारे कॉपीराइट हैं। तो अगर किसी ने शिकायत कर दी तो उस डीजे को उस गाने को प्ले करने की वजह से बड़ी हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और जो बड़े डीजेस हैं, जो बड़े जो होटल्स हैं जहाँ पे नज़रों में आना बड़ा आसान होता है, या फिर जो बॉलीवुड की पार्टीज वगैरह होती है, वहाँ पे जो भी गाने वगैरह बजते हैं उन सब के लिए या तो कॉपीराइट लिया जाता है, या फिर ऐसे गाने बजाए जाते हैं जहाँ पे कॉपीराइट्स नहीं हैं। और आज की डेट में जितने भी म्यूज़िक्स वगैरह बन रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, सबके कॉपीराइट्स हैं और कोई भी उनको अपने लिए यूज़ नहीं कर सकता, डीजे पार्टीज में नहीं बजा सकता, सबके कॉपीराइट वायलेशंस हैं। पकड़ा जाओ तो बड़ी हैवी पेनल्टीज़ हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, एनी अदर इंटेंजिबल एसेट, उसका एक बड़ा फर्स्ट क्लास एग्जांपल है कि नेटफ्लिक्स जब आप स्टार्ट करते हो तो वो जो म्यूज़िक आता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और ऐसे कुछ और। इसके अलावा बाकी जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो हमें पता ही हैं। टेनेंसी राइट्स हैं, रूट परमिट्स हैं, लूम आर्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम्स, या इसके अलावा कोई और अगर कॉपीराइट अगर कोई और इंटेंजिबल एसेट है तो उन सब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ये सेल्फ जनरेटेड है, खुद बनाया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़ीरो। लेकिन अगर आपने ख़रीदा है तो जिस कॉस्ट पे आपने ख़रीदा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाता है। नाउ कमिंग टू द मेजर अमेंडमेंट, दो अमेंडमेंट, मतलब एक ही अमेंडमेंट है, दो अलग अलग सेक्शन में वो अमेंडमेंट किया गया है, और बड़ा मेजर अमेंडमेंट है जिसका आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी आर वेरी वेरी हाई। तो आपने इसको मार्क करना है एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चांसेस इन एग्जामिनेशन आर वेरी वेरी हाई। ये जो अमेंडमेंट हुआ, ये अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ? ये अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 54 में। ये अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 54 में। आपको याद है सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 कहता है कि अगर आपने अपना किसी रेसिडेंशियल हाउस को बेचा, ट्रांसफ़र करा, और उसके ऊपर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आ रहा है, तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का एग्जामिशन लेने के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए किसी दूसरे कैपिटल गेंस में, दूसरे रेसिडेंशियल हाउस में। जो दूसरे रेसिडेंशियल हाउस में आपने पैसा इन्वेस्ट करना है वो कब करना है? बेचने से पहले 1 साल, बेचने के बाद ITR की ड्यू डेट तक। अगर आप नहीं कर पाते हैं ITR की ड्यू डेट तक तो कोई बात नहीं, आप पैसा कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दीजिए।
पैसा अपने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दिया, तो उसको निकाल के आप 2 साल तक मकान खरीद सकते हैं या 3 सालों तक मकान की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये सारी कंडीशन 54 में भी है और 54F में भी है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब बात आती है कि साहब अमेंडमेंट क्या है, ये बताओ। अमेंडमेंट ये है कि साहब जब आप किसी नए मकान में पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो चाहे आप खरीदोगे या उसकी कंस्ट्रक्शन करोगे, तो वो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक ही अलाउ की गई है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा की हो रही है तो आपको एग्जम्पशन 10 करोड़ तक का ही मिलेगा, उसके बियॉन्ड आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो कैप लगा दिया 10 करोड़ का। आइए ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। आपको याद है एक और इसमें है कि कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का है, तो जो कैपिटल गेन का पैसा है वो आप 2 मकानों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आप एक पे कर पाएंगे। वो तो है ही है, जो वो चल रहा था वो चल ही रहा था, वो तो है। लेकिन उसके अलावा 10 करोड़ वाली एक नई लिमिट इन्होंने लगा दी। क्या है, ध्यान से पढ़ेगा। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल इफ द एसएससी invests the amount of long-term capital gains for the purchase or for the construction of the residential house or houses within India। ठीक बात है, आपने कैपिटल गेन्स कमाया, उसका एग्जेम्पशन लेना है, पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? परचेज या कंस्ट्रक्शन करने के लिए। किसका? रेसिडेंशियल हाउस का। द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट न्यू हाउस एक्सीड्स 10 करोड़, then the excess amount shall be ignored for the purpose of computing exemption। तो मान लीजिए आपका कैपिटल गेन आ रहा है 11 करोड़ का और आपने नया मकान भी खरीद दिया 11 करोड़ का, तो आपको नए मकान की वजह से जो एग्जम्पशन है वो 11 करोड़ की नहीं मिलेगी, 10 करोड़ की मिलेगी। इसका मतलब आपका 1 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। इसी प्रकार से जब हम लोग बात करते हैं कि आप अगर नया मकान नहीं खरीद पा रहे, तो वो पैसा जो है वो आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दो। अगेन, जब आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करोगे तो वहाँ पे भी 10 करोड़ की लिमिट लगा दी गई है, और 10 करोड़ से ज़्यादा का अगर आपने पैसा जमा किया तो आपको एग्जम्पशन 10 करोड़ का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट, ये अमेंडमेंट जो 54 का है, सेम अमेंडमेंट 54F के अंदर भी है। सेम अमेंडमेंट 54F में भी है। आगे चलिए, 54F में भी आपको सेम अमेंडमेंट दिखाई दे जाएगा। वहाँ पे भी इन्होंने यही कहा है। 54F में आपको एक बात याद है, ये मेरे को आज तक नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों है। अगर आप में से किसी को पता हो कि ऐसा क्यों है तो मेरे को भी बताइएगा। किसकी बात कर रहे हैं? 54F के अंदर ये कहा गया कि आपका जितना नेट सेल कंसिडरेशन है वो सारा इन्वेस्ट करो एग्जम्पशन लेने के लिए। और अगर आप सारा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप जितना कम इन्वेस्ट करोगे, आपका एग्जम्पशन का अमाउंट भी प्रोपोर्शनेटली उतना कम होता जाएगा। याद है ये वाली बात हम लोगों ने करी हुई है। तो अगर आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ रहा है, मान लेते हैं 15 करोड़, तो पूरा 15 करोड़ इन्वेस्ट करो, एग्जम्पशन ले लो। और अगर आपने 15 करोड़ से कम किया तो आपका एग्जम्पशन भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही कम हो जाएगा। ये कंसेप्ट था। अब यहाँ पे भी इन्होंने पंगा डाल दिया। इन्होंने कहा कि साहब जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो 10 करोड़ से ज़्यादा अगर है तो हम कैलकुलेशन 10 करोड़ के हिसाब से ही करेंगे। तो मान लीजिए अगर मेरा जो अमाउंट है वो 15 करोड़ का आया नेट सेल कंसिडरेशन, और मैं 11 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 4 करोड़ तो वैसे ही टैक्सेबल हो रहा है मेरा प्रोपोर्शनल बेसिस पे। और जो 11 करोड़ है उसको 11 करोड़ ना मानते हुए 10 करोड़ मानेंगे और 10 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। तो बेसिकली सरकार ये चाह रही है कि जो बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन बड़ी ट्रांजैक्शंस पे एग्जेम्पशंस को कम किया जाए, तो हायर इनकम वालों के ऊपर हायर टैक्स लगा जाए। ये बेसिकली सोच समझ आती है। तो यहाँ पे भी इन्होंने ये बात लिखी है। 54F में भी सेम अमेंडमेंट है जो 54 में था, और इन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर कोई नया मकान है तो उस नए मकान की कीमत अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो जो एग्जेम्पशन कैलकुलेट करेंगे तो वो 10 करोड़ के हिसाब से हम लोग करेंगे। इसी प्रकार से अगर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी 10 करोड़ तक ही अलाउ किया जाएगा। 10 करोड़ से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन 10 करोड़ के हिसाब से ही की जाएगी। अब इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको दिया एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखिए क्या है।
एग्जाम्पल जो है वो इस बार आपके आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी मई 2024। नो, आप सबको बड़े अच्छे से याद है, ये बात मैंने आपके साथ क्लासेस में कई बार डिस्कस करी है। आपके सीए के एग्ज़ाम में, सीएस या सीएमए के एग्ज़ाम के अंदर हमेशा नया क्वेश्चन आता है, ऑलवेज। क्वेश्चंस रिपीट हों उसकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, और आपको हमेशा एक नया क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। अब जो नया क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिला, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अप एंड डाउन, इधर उधर, लेफ्ट एंड राइट करके, थोड़ा सा चेंज करके, उसी क्वेश्चन को ये लोग बाद में एमटीपी के अंदर डाल देते हैं, और उसी क्वेश्चन को फिर दोबारा से थोड़ा सा अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट करके आरटीपी के अंदर डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा, आरटीपीएस के अंदर, एमटीपीएस के अंदर 90% वही क्वेश्चंस होते हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। आरटीपीएस के अंदर, एमटीपीएस के अंदर नया क्वेश्चन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, सिर्फ 10% होती है। 10, चलो अगर मैं 10 कम भी कह रहा हूँ तो आप 20% मान लो, 25% मान लो, लेकिन इससे ज़्यादा नया क्वेश्चन कभी भी आरटीपी एमटीपी के अंदर नहीं आता। आरटीपी एमटीपी के अंदर हमेशा एग्ज़ाम के पहले वाले पुराने एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही आते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, आरटीपी मई 2024। आप हैरान रह जाएंगे जान के, जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मैं भी हैरान था। यही क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर अमेंडमेंट्स, थोड़ा सा इधर उधर, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन करके, थोड़ा सा डाटा चेंज करके, यही क्वेश्चन सबसे पहले नवंबर 2017 के एग्ज़ाम में आया था, 5 नंबर का यही क्वेश्चन था। उसके बाद यही क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर में आया मई 2019 में, और इसकी वेटेज इन्होंने कर दी यहाँ पे 7 नंबर। यही क्वेश्चन दोबारा मॉक टेस्ट पेपर के अंदर आया नवंबर 2022। नवंबर 2022 के मॉक टेस्ट पेपर में यही क्वेश्चन आया, कितने नंबर का? 6 नंबर का। अब देखो, ये क्वेश्चन सबसे पहले कहाँ पे आया? सबसे पहले नवंबर 17 के एग्जाम में आया, फिर उसी क्वेश्चन को 2 बार एमटीपी के अंदर डाल दिया, अब उसी क्वेश्चन को इन्होंने आरटीपी के अंदर डाल दिया। तो सीएस को कितना प्यार है ना इस क्वेश्चन के साथ। आरटीपी में भी वही क्वेश्चन, एमटीपी में भी वही क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर भी वही क्वेश्चन। और होता क्या है असल ज़िंदगी में, रियल लाइफ में, टीचर्स छाती ठोक ठोक के कहते हैं, अरे मैं सारे आरटीपी करवाता हूँ, मैं सारे एमटीपी करवाता हूँ। भाई आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस करवा दो, 75 to 80% आरटीपी एमटीपी वैसे ही कवर हो जाते हैं। तो उसमें छाती ठोकने वाली कोई बात नहीं होती है। पर हाँ, आप तो भोले भाले स्टूडेंट्स हो, आपको बहलाना तो बहुत आसान है, तो ऐसे बहलाया जाता है स्टूडेंट्स को। आइए, क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकुमार नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक रेसिडेंशियल मकान खरीदा है 5 करोड़ का मार्च 2016 में। 5 करोड़ का मकान खरीदा है मार्च 2016 में। इस व्यक्ति ने, राजकुमार ने एक एग्रीमेंट किया है मिसेस निकिता के साथ, जो कि उसकी रिश्तेदार नहीं है। ये एग्रीमेंट किस चीज़ का है? मकान को बेचने का एग्रीमेंट है, जो कि जुलाई 2023 में हुआ था, 17 करोड़ का। तो मकान खरीदा था मार्च 2016 में 5 करोड़ का, जुलाई 23 में इसकी कीमत है 17 करोड़ रुपये। 5 करोड़ की वैल्यू 17 करोड़ हो गई। ये जो सेल प्रोसीड्स है, ये निकिता जो पैसा देगी वो कैसे देगी भाई? जिस दिन एग्रीमेंट हुआ जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन 10% पैसा वो दे देगी अकाउंट पे चेक के साथ या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट के साथ। जिस समय प्रॉपर्टी का पोजेशन हो दिया जाएगा निकिता को, उस समय निकिता 80% पैसा और दे देगी। और जिस दिन प्रॉपर्टी का टाइटल या डॉक्यूमेंट्स उसके नाम पे ट्रांसफ़र होंगे, ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, उस समय वो बैलेंस जो बचा हुआ 10% पैसा है वो दे देगी। हमें इस डाटा का कुछ नहीं करना, दिस डाटा इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। हाँ, इस डाटा में सिर्फ एक चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, वो है ये वाली। आपको याद है ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको करवाया था कि डेट ऑफ एग्रीमेंट पे आप ये चेक कर लेना कि जो एडवांस पैसा है वो कैसे मिल रहा है। डेट ऑफ एग्रीमेंट पे जो एडवांस पैसा है वो आपको मिल रहा है अकाउंट पे चेक से।
तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करेंगे? अगर हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी होगी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग कौन सी तारीख का लेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग एग्रीमेंट वाली तारीख का लेंगे। याद आ गया? मैंने आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम की पूरी स्टोरी सुनाई थी। पूरा स्टोरी क्या मतलब, वो फैक्ट्स थे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। आधा घंटा लगाया था। मैंने बताया था कि प्रणब मुखर्जी ने क्या किया, फिर मैंने बताया कि प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट बन गए 2012 में, और उनकी जगह फिर बाद में चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो चिदम्बरम साहब ने फिर क्या किया उस कंसेप्ट के लिए? अच्छा, उससे पहले भी एक बात हुई थी कि प्रणब मुखर्जी साहब ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और अगले साल उस कंसेप्ट को विड्रॉ कर लिया। बाद में वो प्रेसिडेंट बन गए और फिर उनके बाद चिदम्बरम साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो कंसेप्ट को रीइंट्रोड्यूस करा विद अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल अमेंडमेंट। और वो पूरी कहानी क्लास के अंदर आपको बहुत डिटेल में मैं सुना चुका हूँ। तो ये वाली डेट कि साहब एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट पे अकाउंट पे ड्राफ्ट से पेमेंट हो रही है, ये रेलेवेंट है क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमें एग्रीमेंट का लेना होगा। अगर ये अकाउंट पे ही नहीं होता, अगर ये पेमेंट अकाउंट पे चेक से ना होती, कैश में होती, तब हम लोग जो फिर एग्रीमेंट जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो हम लोग लेते जिस दिन टाइटल ट्रांसफर हुआ उस दिन का। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। निकिता को जो पोजेशन दे दिया गया है प्रॉपर्टी का वो 10 नवंबर को दिया गया और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 5 फरवरी 2023 को कंप्लीट हुआ। उसने जो सेल्स का पैसा है वो सारा का सारा एज पर एग्रीमेंट दे दिया था, तो सारा का सारा पैसा उसने दे दिया। जो 17 करोड़ देना था 17 करोड़ उसने पूरा दे दिया। अब जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो जुलाई के अंदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 19 करोड़ की है। और ध्यान देना, हम 19 करोड़ का ही वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट जो था जो एग्रीमेंट था, अच्छा एग्रीमेंट का टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं, तो हम 19 करोड़ लेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसको रिवाइज कर दिया गया है 20 करोड़ पे ऑन 5 फरवरी। तो 5 फरवरी तो वो वाला दिन है जो जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन वाला तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते ही नहीं हैं अगर एग्रीमेंट के ऊपर पैसा अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से दिया गया है। तो इसका मतलब ये 20 करोड़ की का जो अमाउंट है ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए रेलेवेंट सिर्फ 19 करोड़ का अमाउंट है। आगे राजकुमार ने 1% का पैसा ब्रोकरेज का पे किया है ऑन द सेल कंसिडरेशन। मेरे बेटा ध्यान रखना, सेल कंसिडरेशन तो माना जाएगा 19 करोड़ रुपए सेक्शन 50C के हिसाब से। 10% का कंसेप्ट भी है, वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं। अप्लाई करके देखते हैं। 17 करोड़ है, 17 करोड़ का 110% निकाला मैंने तो आता है 18.7। अब ये जो 110% है वो कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 19 करोड़। तो हम लोग 19 करोड़ की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसको सेल कंसिडरेशन मानेंगे सेक्शन 50C। लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर को हमने ब्रोकरेज देनी है तो ब्रोकरेज 19 में थोड़ी ना दोगे। प्रॉपर्टी डीलर के सामने जो पैसा एक्सचेंज हुआ वो पैसा एक्सचेंज तो 17 करोड़ का हुआ। तो जब 1% आप कैलकुलेट करोगे तो वो 1% किसका होगा? 1% 17 करोड़ का होगा। ये बात क्लास में भी बताई थी, क्लास में भी लिखवाई है, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया हुआ है मैंने। आगे चलिए। आफ्टर रिकवरिंग सेल प्रोसीड्स फ्रॉम निकिता ही परचेज अनदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर 13 करोड़। लो जी, 13 करोड़ का मकान खरीद रहा है। ये आ गया इस साल का अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट क्या कहता है? अमेंडमेंट कहता है कि साहब 10 करोड़ से ज़्यादा का एग्जम्पशन ही नहीं देंगे हम आपको। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स फॉर द ईयर। और उसके बाद वो कहता है व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन्स इफ द राजकुमार ट्रांसफर्स द न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन दिसंबर 2024 फॉर 15 करोड़। अगर ये जो नया मकान खरीदा, इस नए मकान को भी अगर वो बेच देता है तो क्या होगा? अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नवंबर 17 में आया, मॉक टेस्ट मई 19 में आया, मॉक टेस्ट नवंबर 22 में आया और आरटीपी ऑफ मई 24 में भी आ गया। मैंने क्वेश्चन आपको सारा समझा दिया है, आसान है। 17 करोड़ का सेल कंसिडरेशन, 19 करोड़ की आपने ले ली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ध्यान रखिएगा, मैं 19 करोड़ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एडवांस पेमेंट के टाइम पे जो पैसा पे किया गया था वो अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू था, कैश के थ्रू नहीं था। दोनों का हार आया 19।
इस 19 को कंपेयर करेंगे, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने कोई वैल्यू कैलकुलेट करी हो, उसका कोई डाटा है नहीं तो मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। तो 19 करोड़ हमारे पास आ गया यहाँ पे एज अ सेल कंसिडरेशन। लेकिन जब आप सेलिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे तो जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है, जो एक्चुअल सेल प्राइस है, प्रॉपर्टी डीलर के सामने जो एक्सचेंज हुआ पैसा, वो 17 करोड़ है, उसका 1% के हिसाब से अमाउंट आएगा। आपने नेट सेल कंसिडरेशन निकाला। इस नेट सेल कंसिडरेशन पे आपने इंडेक्सेशन भी करना है। इंडेक्सेशन करके आपके पास अमाउंट आता है 6.85 करोड़ और LTC आता है 11.98 करोड़। अब LTC है 11.98 का, लेकिन जो एग्जम्पशन मिलेगा वो एग्जम्पशन मैक्सिमम 10 करोड़ का मिलेगा लेटेस्ट अमेंडमेंट, और आपका टैक्सेबल LTC होगा 1.98 करोड़। लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से ये आ गया, और सारी कहानियाँ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, अब कहानी ये है कि अगर मान लो उसने नया मकान भी बेच दिया तो क्या करें। जो नया मकान भी अगर नया मकान 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो उस नए मकान के ऊपर तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा ही होगा। जो पुराने का एग्जम्पशन था वो एग्जम्पशन भी विड्रॉ हो जाएगा। अब नए मकान का कैपिटल गेन्स कैलकुलेट किया 15 करोड़, सेलिंग एक्सपेंसेस 0, नेट सेल कंसिडरेशन 15, और खरीदा कितने का था 13 का। अब ये 13 करोड़ का जब खरीदा था आपने, तो इसमें से माइनस कर दिया जाएगा जो एग्जम्पशन मिल चुका है। एग्जम्पशन कितना मिला 10 करोड़ का, माइनस करके 3 करोड़ आएगा, और बाकी का बचा हुआ नेट सेल कंसिडरेशन जो होगा ये 12 करोड़ हो जाएगा। गलती से 2 करोड़ लिखा हुआ है, इसे 12 करोड़ कर दीजिएगा प्लीज। 12 करोड़ विल बी द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आपको। और फिर बिल्कुल यही अमेंडमेंट इन्होंने 54F में भी कर दिया है, और 54F के से रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, करवा देता हूँ, और फिर क्लास को हम लोग वाइंड अप कर देंगे। 54F में क्या अमेंडमेंट है, वही सेम अमेंडमेंट है 10 करोड़ का, जरा ध्यान से पढ़ेगा। कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स ऑफ मिस्टर जे फॉर द करंट असेसमेंट ईयर 24-25। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी आपको दिया हुआ है 10 करोड़ का, तो इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंडेक्सेशन करके दिया हुआ है। इस ज्वेलरी को जनवरी 24 में बेचा है 40 करोड़ का, जो बेचने पे खर्चा हुआ वो हुआ है 0.05 करोड़ का। एक नया मकान खरीदा मार्च 2024 में 28 करोड़ का, और जो रेसिडेंशियल हाउस मार्च 24 में खरीदा उसी को फरवरी 26 में बेच दिया 34 करोड़ का। तो सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया, नेट सेल कंसिडरेशन निकाल दिया हम लोगों ने, और नेट सेल कंसिडरेशन 40 करोड़ का है, जिसमें से वो इन्वेस्टमेंट कितने का कर रहा है, इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है 28 करोड़ का। लेकिन बताइए जब एग्जम्पशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या एग्जम्पशन 28 करोड़ के हिसाब से होगा? आंसर इज नो। एग्जम्पशन तो 10 करोड़ के हिसाब से आपने करना है। तो आप इक्वेशन क्या बनाएंगे, आप इक्वेशन बनाएंगे द कैपिटल गेन्स ऑफ 40 करोड़, कैपिटल गेन्स ऑफ 40 करोड़ डिवाइडेड बाय आई एम सॉरी द कैपिटल गेन्स ऑफ 30 करोड़, कैपिटल गेन्स ऑफ 30 करोड़ नहीं हम लोग क्या करते हैं, मैं फॉर्मूला अगर एक बार लिखूं, LTCG डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट, यही करते हैं ना। तो LTCG कितने का है साहब, LTCG दिया हुआ है 30 करोड़ का, 30 करोड़ डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन कितना है 40, और इन्वेस्टमेंट आप कितना करेंगे, मैक्सिमम 10 अलाउड है, तो 30 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 10, यही क्या हुआ है क्या हमने, हाँ 30 मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही है, 10 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 30 वही बात है। तो 7.5 करोड़ का आपका एग्जम्पशन आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप उसे प्रोपोर्शनेटली एग्जम्पशन कैलकुलेट करोगे तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे रादर देन 28 से, टैक्सेबल कैपिटल गेन्स आ जाएगा। अब इस नए मकान को भी बेच दिया, जब नए मकान को बेचोगे तो हम लोग क्या करते हैं, अब 54 में हम लोग कॉस्ट में से पुराना एग्जम्पशन लेस करते हैं, लेकिन 54F में हम लोग ऐसा नहीं करते। 54F में हम लोग उसे सेपरेटली टैक्सेबल करते हैं एज द इनकम ऑफ LTCG। तो नए मकान को बेच के आपके पास कैपिटल गेन्स आ रहा है, 34 में से 28 गया तो 6 करोड़ का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, और उसमें अब जो अमाउंट है 7.5 करोड़ का उसको सेपरेटली टैक्सेबल किया जाएगा एज इनकम ऑफ अदर्स से, एज इनकम ऑफ LTCG 7.5 करोड़ का जो हमने पहले एग्जम्पशन क्लेम करा था। तो लो जी, मैं
आपको यहाँ पे साथ साथ में क्या क्या करवा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ अमेंडमेंट्स में, और साथ साथ में मैं आपको आरटीपी के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। यू शुड अप्रिशिएट दिस थिंग एंड प्लीज़ अपने दोस्तों यारों को बताइएगा कि अमेंडमेंट में सिर्फ अमेंडमेंट के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं हो रहे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हो रहा है और साथ साथ में आरटीपीज भी कवर किए जा रहे हैं। आज की इस क्लास में करूँगा मैं यहाँ तक। बाय बाय। आने वाली क्लासेस में जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनको भी कवर किया जाएगा। टिल द टाइम टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर preparations. Bye-bye.